नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में हूँ और आज का हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है वह है छंद। छंद से अनेक प्रकार प्रश्न पूछ लेता है। छंद किसे कहते हैं, छंद कितने प्रकार के होते हैं और छंद किस प्रकार परीक्षाओं में आते हैं, आज हम इन सब को लेकर के आपके बीच में हैं। सबसे पहले देखते हैं कि छंद की परिभाषा क्या है। वह रचना जिसमें यति, गति, तुक, लय, ताल, वर्ण, मात्रा आदि का प्रावधान हो उसको क्या कहते हैं बच्चों? छंद कहते हैं। अब ये छंद होते कितने प्रकार के हैं तो देखेंगे हम। छंद हमारे 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। नंबर 1 मात्रिक छंद, मात्रिक छंद। नंबर 2 वाणिक छंद, वाणिक छंद। और नंबर 3 हमारा जो रहता है मुक्तक छंद। कौन सा? मुक्तक छंद। अब ये मात्रिक छंद क्या होता है? जिसमें निश्चित मात्राओं की गणना की जाती है वो हमारा क्या होता है? मात्रिक छंद होता है। जिसमें निश्चित वर्णों की गणना रहती है वो हमारा क्या रहता है? वाणिक छंद रहता है। और जो दोनों के प्रावधान से मुक्त हो, वर्ण और मात्राओं के प्रावधान से जो मुक्त रहता है उसको क्या कहते हैं बच्चों? मुक्तक छंद कहा जाता है। अब देखते हैं कि हमारा ये जो मात्रिक छंद है ये कितने प्रकार का रहता है। कितने प्रकार का रहता है? ये हमारा 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार से कौन कौन सा होता है ये सबसे पहले देखते हैं। मात्रिक छंद में अर्धसम। कौन सा? अर्धसम मात्रिक। अर्धसम मात्रिक होता है। सममात्रिक छंद, सम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। कौन सा होता है? विषम मात्रिक छंद। देखिए अर्धसम में क्या होता है? आधा हमारा समान होता है, सम में सभी समान होते हैं और विषम में ये दोनों ही न सम होता है न अर्धसम होता है, बल्कि इन दोनों को मिलाकर के जो बनता है हमारा विषम बन जाता है। अर्धसम में क्या क्या होता है आज हम इसको देख लेते हैं। अर्धसम के अंतर्गत हमारा आएगा दोहा। दोहा छंद आएगा। दूसरा क्या होगा? सोठा। सोठा छंद हमारा किसके अंतर्गत आएगा? अर्धसम के अंतर्गत आएगा। वरवई। क्या आएगा? वरवई। ये जो 3 छंद हैं हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? अर्धसम के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं कि अर्धसम कैसे है। देखिए एक चरण ये हो गया, ये दूसरा चरण हुआ, ये हमारा तीसरा चरण हुआ और ये हमारा चौथा चरण हुआ। तो इसमें कितने चरण हैं? 1 2 3 4। 4 चरण हैं। आपको दिखाई दे रहे हैं। कितने चरण हैं? 4 चरण हैं। अब ये 4 चरण जो आपको दिखाई दे रहे हैं हमने इनको 2 भागों में बांट दिया। दिखाई दे रहा ना? 2 भागों में है। अब 2 भागों में देखेंगे हम तो ये पहला और तीसरा हो गया, ये दूसरा और चौथा हो गया। लेकिन हमने देखा कि आधा इधर है और आधा इधर है। इस दोहे को देखेंगे, कौन सा छंद है ये? दोहा छंद हम ले रहे हैं और दोहा छंद में पहले चरण में 13 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 13 होती हैं और इसमें भी 13 होती हैं। इधर जो चरण है हमारा इसमें 11 होंगी और इसमें भी 11 होंगी। इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? अर्धसम हो जाएगा। इधर का हमारा आधा समान है और इधर से भी आधा समान है, इसलिए हमारा ये कौन सा छंद हो गया? अर्धसम छंद हो जाएगा। अब इसकी परिभाषा बनानी है तो इसकी परिभाषा आप आसानी से बता सकते हैं। सबसे पहले देखिए
परिभाषा में क्या देखेंगे हम, दोहा छंद की परिभाषा बतानी है। इसमें कितने चरण होते हैं, 4 होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 चरण हो गए। 1, 2, 3 और 4 चरण स्पष्ट हैं। अब हमने इसको आधा इधर कर दिया और आधा इधर कर दिया, तो देखेंगे हम पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं हैं, दूसरे और चौथे में 11-11 हैं। तो ये कैसे परिभाषा में अब इसको बदलेंगे हम, यह अर्धसममात्रिक छंद होता है। ठीक है बचुआ। अब देख लेते हैं अगला कि इसमें 4 चरण होते हैं। यह पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होंगी, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं और अंत में एक लघु बाण होता है। अब देखेंगे हम उदाहरण के अंतर्गत कि कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए उदाहरण देखते हैं हम। दोहे का उदाहरण हम लेते हैं। मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय। राधा नागरे सोय। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय। जातन की झाई पर, जातन की झाई पर, झाई पर श्याम हरित दुते होय। श्याम हरित दुते होय। हमने देखा कि इसमें 4 चरण होते हैं। पहला चरण हमारा ये यहाँ तक हुआ, दूसरा चरण यहाँ तक हो गया, ये हमारा तीसरा चरण है और ये हमारा चौथा चरण है। तो बच्चों दोहे में कितने चरण होते हैं, 4 होते हैं। अब मात्रा लगा करके हम देखेंगे कि क्या हमारा ये दोहा छंद है अथवा नहीं है। देखिए, मेरी भव बाधा हरो, पहले मात्रा लगाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मात्रा लगाते कैसे हैं। ठीक है, तो लघुबाण होता है, लघुबाण, दीर्घबाण और प्लुतबाण। प्लुतबाण बाण उच्चारण के आधार पर हमारे 3 प्रकार के हो जाते हैं। नंबर 1 लघुबाण, दीर्घबाण और प्लुतबाण। अब लघुबाण में कौन सा आता है, लघुबाण में आता है अ, ए, ओ और रे। ये हमेशा स्वर हैं और ये स्वर किसी व्यंजन बाण से जाकर के मिलते हैं तो उसको पूर्ण कर देते हैं। जैसे क, ख, ग। एक बात ध्यान रखना बच्चों, साइकिल आप चलाते होंगे तो साइकिल चलाते समय जो ब्रेक लगती है हमारी, वो हमारा संकेत कर देती है कि बाण लघु है या दीर्घ है। जैसे हमने साइकिल चलाई और ब्रेक लगा दी, वैसे ही हमारा बाण होता है उसको भी ब्रेक लगा करके बोलते हैं। जैसे क, ख, ग, ये क्या है, ये ब्रेक लग रही है हमारी। और जब हमारी ब्रेक छूट जाती है तो गाड़ी ढरक जाती है। जैसे का, खा, गा, तो गाड़ी हमारी ढरक जाती है। अब इसी को अ, ए, ओ, अब ये सब क्या है, हमारे लघु वर्ण हैं और इनकी मात्रा क्या होगी, एक डंडा के रूप में होगी। दूसरा हमारा दीर्घ वर्ण। दीर्घ वर्ण में क्या होता है, यानी जिसमें ब्रेक हमारी छूट जाती है। जैसे आ, ई, ये हमारे दीर्घ वर्ण हैं। दीर्घ वर्ण में हमारा कोई भी वर्ण हो सकता है। चलिए
आ, ई, ये मात्रा के जिसमें भी मात्रा के रूप में होंगे हमारा दीर्घ होगा। अब ये प्लुत क्या होता है? प्लुत में देखिए, प्लुत में हमने लिया रे, और रे के आगे हम जो एक लंबी आवाज़ लगाते हैं, और लंबी आवाज़ कैसे लगाते हैं? जैसे मम्मी अपने बच्चे को बुला रही है, या कोई दोस्त अपने दोस्त को बुला रहा है और चिल्ला रहा है, कलुआ रे, भैया रे। तो ये सब क्या है बच्चों? जो रे चल रहा है ये आपका क्या है? प्लुत वर्ण है। और प्लुत वर्ण में आपकी ध्वनि तीव्र हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। ठीक है, लघु वर्ण आ गया, दीर्घ वर्ण आ गया और प्लुत वर्ण आ गया। अब पहचान लेंगे आप कि लघु वर्ण क्या है। लघु वर्ण की 1 मात्रा होती है और दीर्घ की 2 मात्रा होती है। ये मात्रा का चिन्ह है। ठीक है, चलिए, ये प्लुत वर्ण का है। प्लुत वर्ण का चिन्ह कैसे होता है? ये इस प्रकार होता है, जब हम ओम लिखते हैं तो ये जो हमारा चिन्ह बनाया है ये प्लुत वर्ण आता है। इसका प्रयोग अधिकांश संस्कृत वर्णों में होता है। ठीक है, चलिए मात्रा लगा लेते हैं। मेरी भव बाधा हरो, तो इस पर एक ही है तो 2 आएंगी, इसे कहेंगे दीर्घ। इस पर भी दीर्घ हो जाएगी, मेरी। अब दोनों आ रही हैं आपकी बिना ब्रेक की हैं। इसमें भ व, तो एक एक मात्रा हो गई। अब बा में कितनी होंगी? 2 हो जाएंगी। धा में कितनी होंगी? इसमें भी 2 होंगी। हा में 1 और इसमें 2। इसी प्रकार इसमें मात्रा लगा लेंगे, आप लोग लगा लेंगे। चलिए मैं लगा देता हूँ। इसमें भी देखिए दीर्घ है, इसमें भी दीर्घ है, यहाँ भी दीर्घ होगी। ग, यहाँ कौन सी होगी? लघु वर्ण, लघु मात्रा होगी, इसमें भी लघु होगी और यहाँ दीर्घ हो जाएगी और ये लघु हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं कि क्या मात्रा हमारी ठीक लगी हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 1 13 कितनी हो गई इसमें? इसमें पहले चरण में 13 मात्रा है और इसमें देख लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 1 11। दूसरे चरण में हमारे में कितनी है? 11 है। तीसरा चरण देखते हैं, दीर्घ, लघु, लघु, दीर्घ, दीर्घ, लघु, यहाँ भी दीर्घ होगी, दीर्घ, लघु और दीर्घ। देख लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 3 13। यहाँ भी हमारी 13 हैं। पहले चरण में 13 हैं और तीसरे चरण में 13 हैं। इधर देख लेते हैं। अब देखिए ये आधा वर्ण है, ये पूरा वर्ण है। आधे वर्ण के आगे कोई वर्ण नहीं होता है तो वो इसी में शामिल हो जाता है, तो स्या इसी पर ध्वनि ले रहा है, इसलिए यहाँ पर यही एक माना जाएगा। इतना दीर्घ हो गया, लघु हो गया, लघु, 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 दीर्घ और लघु। ठीक है, अब गिन लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 1 11। बच्चों हमारा नियम क्या कहता है? दोहा छंद की बात करते हैं। यह अर्धसम मात्रिक छंद होता है। आप देख रहे हैं 13 13 है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे में 13 13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे में 11 11 मात्राएं होती हैं। अंत में एक लघु वर्ण होता है। अब देखिए ये कौन सा वर्ण है? लघु वर्ण है। ये कौन सा वर्ण है? लघु वर्ण है। इसकी 1 मात्रा है, यहाँ भी 1 मात्रा है। ये इसकी पहचान है। अब क्या आप लोग बता सकते हैं कि छंद कितने प्रकार के होते हैं? मात्रिक छंद कितने प्रकार के हैं? वर्णिक छंद कौन कौन से हैं? मुक्तक छंद क्या है? और दोहा छंद की परिभाषा क्या है? क्या स्पष्ट कर सकते हैं? मैं समझता हूँ आपकी समझ में ये आ गया होगा। अधिकांश परीक्षाओं में इसको पूछ लेता है। चलिए मैं छंद का अगला वीडियो, अगला भाग लेकर के आपके बीच में आऊँगा। चलते चलते इससे 5 प्रश्न आप नोट करेंगे और उनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 1, छंद किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 2, मात्रिक छंद
के कितने भेद हैं? प्रश्न नंबर 3, अन्य कोई दोहा छंद लिखकर बताएं। अगला प्रश्न हमारा, उस छंद का नाम बताइए जिसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उस छंद का क्या नाम है? और अगला प्रश्न हमारा रहेगा, प्लुत स्वर अधिकांश किस भाषा में प्रयोग किया जाता है? प्लुत वर्ण का प्रयोग अधिकांश किस भाषा में करते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अगला वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।